नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। हाँ, मुझे लगा ये सारी संपत्तियाँ काफ़ी सस्ती हैं और इससे मैं पैसे भी उड़ा सकता हूँ। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने संक्षेप में जवाब दिया। वह ज़्यादा समझाने से बच रहा था। जितना ज़्यादा बोलता उतनी गलती की संभावना बढ़ती। इसलिए उसने खुद को पहले जैसा ही फिजूल खर्च दिखाना बेहतर समझा, ताकि किसी को उस पर शक न हो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसके पिता की आवाज़ आई, आर्यन, क्या तुम्हें अब रियल एस्टेट में दिलचस्पी हो गई है? लेकिन ये लाइशांग नाइट क्लब के आसपास का इलाका ज़्यादा वैल्यू वाला नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की संभावना बहुत कम है। मुझे पता है, तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने सहजता से कहा। अगर इसमें वैल्यू बढ़ने की संभावना होती तो मैं इसे खरीदता ही नहीं। मेरा असली मकसद तो सिर्फ पैसे उड़ाना है। लेकिन इस बार मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर पाया। मार्केट के हिसाब से मैंने सिर्फ करीब 20 लाख युआन ही उड़ाए हैं। ओह, मतलब तुमने 3 करोड़ में जो खरीदा उसकी असली कीमत 2.8 करोड़ है। इस बार उसके पिता चौंक गए। आमतौर पर तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन बस पैसे उड़ाता था, लेकिन इस बार उसे असली कीमत का अंदाज़ा भी था। क्या सच में उसे रियल एस्टेट में दिलचस्पी हो रही थी? तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन हंसते हुए बोला, असल में कुल कीमत 3.3 करोड़ थी और मैंने करीब 30 लाख उड़ाए। कैसा है, ठीक है ना? इन्हें खरीदने के मेरे अपने कारण हैं। उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो बताओ आर्यन, इतनी सारी प्रॉपर्टी लेकर तुम क्या करने वाले हो? ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। आखिर वह क्या करता इन सब का? सट्टा लगाता। भले ही उसके मन में थोड़ा विचार था, लेकिन एक असली फिजूल खर्च ऐसा जवाब नहीं देता। लेकिन तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन का दिमाग तेज था। उसने तुरंत कहा, कुत्ते पालने के लिए हर कमरे में एक बड़ा कुत्ता रखूंगा। दर्जनों, सैकड़ों, हर तरह की महंगी नस्ल के कुत्ते। आगे चलकर ये जगह शहर का सबसे बड़ा कैट डॉग सेंटर बनेगी। और यहाँ के कुत्ते अगर लाइन में खड़े हों तो पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा लें। फोन के दूसरी तरफ फिर से धड़ाम की आवाज़ आई। उसके पिता का तो जैसे दिल ही बैठ गया। 30 मिलियन युआन की प्रॉपर्टी सिर्फ कुत्ते पालने के लिए। पास बैठी तारांकन रिया शर्मा तारांकन ये सुनकर लगभग बेहोश हो गई। उसने लोगों को पैसे उड़ाते देखा था, लेकिन इस स्तर तक कभी नहीं। दूसरी ओर उसका तथाकथित बड़ा भाई तारांकन आदित्य मल्होत्रा तारांकन जलन से भर उठा। उसके मन में आग जल रही थी। उसे ये सब क्यों मिलता है? क्यों उसे ऐसे माता पिता मिले हैं जो उसे इतनी आज़ादी देते हैं, जबकि मैं उससे हर मामले में बेहतर हूँ? वह पहले 1 मिलियन कमाने के लिए खुद को बेचने तक को तैयार था, और यहाँ ये लड़का बिना पलक झपकाए करोड़ों उड़ा रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता उसे डांट भी नहीं रहे, बल्कि उसका साथ दे रहे हैं। उधर फोन पर तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन के माता पिता आपस में धीमे स्वर में बात करने लगे। फिर उसकी माँ बोली, आर्यन, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी पसंद है तो रख लो। वैसे भी ये फिक्स्ड एसेट हैं, असली नुकसान ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या तुम सच में कुत्ते पालने के लिए ले रहे हो? अब जब बात साफ हो चुकी थी, तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने घुमाना छोड़ दिया। सच कहूँ तो मुझे प्रॉपर्टी खरीदना काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। इससे मैं पैसे भी उड़ा सकता हूँ और अपना इलाका भी बढ़ा सकता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरा इलाका ही खरीद लूँ। फिर मैं यहाँ का बॉस बन जाऊँगा और जैसे चाहूँ वैसे पैसे उड़ाऊँगा। सैकड़ों आदमी रखूंगा, उनके साथ कुत्ते घुमाऊंगा, और जो पसंद नहीं आया उस पर कुत्ते छोड़ दूंगा। उसकी माँ ये सुनकर हंस पड़ी। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे आर्यन में इतनी महत्वाकांक्षा है। उसके पिता ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हमने अब तक रियल एस्टेट में काम नहीं किया है। आर्यन की बात सुनकर एक विचार आया है, क्यों न उसे इस पूरे इलाके की ज़मीन खरीदने दें। फिक्स्ड एसेट है, नुकसान नहीं होगा। माँ ने कहा, लेकिन तुम्हारे चौथे भाई का बेटा तारांकन आदित्य मल्होत्रा तारांकन, उसकी भी तो वहाँ प्रॉपर्टी है। मुझे याद है उसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ है, और अभी आर्यन ने 80 लाख में नाइट क्लब भी खरीदा। पिता मुस्कुराए, लगता है आर्यन ने अनजाने में ही सही काम कर दिया। अगर आदित्य की प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल है तो बाकी ज़मीन लेना आसान हो जाएगा। जब आर्यन खेलना चाहता है तो उसे खुलकर खेलने दो। फैसला हो चुका था। माँ ने फ़ोन पर कहा, आर्यन, अगर तुम्हें ये सब लेना है तो ले लो। जो करना है करो, अगर कुत्ते पालने हैं तो वही करो। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन खुश हो गया। ठीक है, समझ गया। मैं फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन रखने के बाद उसे सिर्फ खुशी ही नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास भी हुआ। उसके माता पिता उसके लिए इतने अच्छे थे कि उसमें कोई कमी ढूंढना मुश्किल था। वह खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहा था।
कुछ देर बाद वह फिर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, ठीक है बड़े भाई, मैंने घर से बात कर ली है, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तारांकन आदित्य मल्होत्रा तारांकन तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपने आदमी को कॉन्ट्रैक्ट निकालने को कहा। दोनों ने साइन किया और अंगूठा भी लगा दिया। सब कुछ खत्म होते ही तारांकन आदित्य मल्होत्रा तारांकन बिना रुके वहां से निकल गया। नाइट क्लब से बाहर आते ही वह जोर से हंसा, हा हा हा, आखिरकार इन बोझों को बेच ही दिया, पूरे 2.5 करोड़ युआन। अब हमारे परिवार का कैश फ्लो सुधर जाएगा। ये फिजूल खर्च आर्यन तो सच में मेरा लकी स्टार है। उसके बॉडीगार्ड तुरंत उसकी तारीफ करने लगे, यंग मास्टर आप तो कमाल हैं। वह हंसते हुए कार में बैठा और बोला, कुत्ते पालने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना, वाह क्या आइडिया है। इस डील से हमारे परिवार का मुनाफा कम से कम 3% बढ़ेगा। 2 महीने बाद परिवार की मीटिंग में मैं सिर ऊंचा करके चलूंगा और तब आर्यन का चेहरा देखने लायक होगा। वह फिर जोर से हंस पड़ा। होंग वूशान, होंग परिवार का विला। राजेश मल्होत्रा ने अपनी बाहें बांध रखी थीं और अध्ययन कक्ष के बीच में खड़े होकर तियानजिंग शहर का नक्शा ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी पत्नी, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, हमारा आर्यन ऐसी चीज़ों में काफ़ी समझ रखता है। सुनीता मल्होत्रा आराम से बैठी चाय पी रही थीं। ओह, ऐसा क्यों कहते हो? ये देखो, राजेश मल्होत्रा ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, ये लाइशांग नाइट क्लब की जगह हमारे होंगवू विला के ठीक पूर्व में है। शहर जाने के लिए इस रास्ते से गुजरना ही पड़ता है और वह सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। उत्तर में तियानजिंग चिड़ियाघर और तियानहे गार्डन है। उत्तर पश्चिम में राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम में तियानजिंग नदी के पार एक सुंदर पहाड़ी दृश्य है और दक्षिण पश्चिम में तियानजिंग साउथ स्टेशन है। अब जब तुम बता रहे हो तो ये सच में अच्छी जगह लगती है, लेकिन इसे अब तक विकसित क्यों नहीं किया गया? सुनीता मल्होत्रा अब रुचि लेने लगीं। लगता है हमारा बिगड़ल बेटा हमारी सोच से ज्यादा समझदार है। कम से कम उसने हमारी तीक्ष्णता तो विरासत में पाई है। पहली ही बार में इतनी अच्छी जगह चुनना सच में दुर्लभ है। कई कारण हैं जो इस जगह के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि राजनीतिक मुद्दे। राजेश मल्होत्रा ने सिगरेट का लंबा कश लिया, धुएं के गोल छल्ले बनाते हुए आंखें सिकुड़कर बोले, शायद मुझे मेयर जियांग से बात करनी चाहिए। मैं 300 मिलियन युआन निवेश करने का सोच रहा हूँ, संभावनाएं तलाशने के लिए। क्या कहती हो? आर्यन तो पहले ही उटपटांग काम कर रहा है और तुम भी उसके साथ 300 मिलियन युआन खर्च करने चले हो। सुनीता मल्होत्रा मुस्कुराईं और चाय की चुस्की ली। लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस जगह के बारे में तुम्हारी बात सही है, लेकिन किराएदारों का क्या वे जगह छोड़ने के लिए मान जाएंगे? यह मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं, पहले 100 मिलियन युआन निवेश करते हैं, सस्ती जमीन खरीद लेते हैं और महंगी जमीन बाद के लिए छोड़ देते हैं। वैसे भी संपत्ति की कीमतें आसानी से नहीं गिरेंगी, हम इन्हें स्थायी संपत्ति मान सकते हैं। राजेश मल्होत्रा ने नक्शे पर उंगली से एक घेरा बनाया। पहले नाइट क्लब के आसपास का क्षेत्र संभालते हैं और स्थिति देखते हैं। मेयर जियांग से मिलने के बाद आगे का फैसला करेंगे। ठीक है, ये सही लगता है। आर्यन को वहां अपनी मर्जी करने दो। ये शरारती लड़का तो सिर्फ कुत्ते पालने के लिए जगह खरीद रहा है, क्या मजाक है? सुनीता मल्होत्रा ने हल्के से डांटा। हालांकि उन्होंने उसे शरारती कहा, लेकिन ये साफ था कि वह उसे बेहद प्यार करती थीं। ... आर्यन को अपने माता पिता की इस चर्चा का कोई अंदाजा नहीं था। वह तो बस बेधड़क खर्च करने में लगा था। रिया, तुम्हें कुत्ते पसंद हैं? आर्यन ने सोफे पर लेटे लेटे पूछा। उसके पैर कॉफी टेबल पर थे और वह अपना पे गटक रहा था। अगर पसंद हैं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद देता हूँ। क्या ख्याल है? जब खर्च करना ही है तो पूरी तरह से करते हैं। एक पेशेवर पशु चिकित्सक रखेंगे जो हर हफ्ते जांच करे, हर 3 दिन में नहलाए, हर 2 दिन में ब्रश करे और खास ट्रेनर रखेंगे उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए। यही है असली खर्च करना। भला मुलायम फर वाले कुत्ते किसे पसंद नहीं होते? यहाँ तक कि सुपर फिजूल खर्च आर्यन ने भी कुत्तों को अपने खर्च से जोड़ लिया था। रिया ने बेचैनी से जवाब दिया, मुझे कुत्ते तो पसंद हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें खर्च से जोड़ते सुनकर अब अचानक उन्हें पालने का मन नहीं रहा। बस तुम्हें पसंद है, यही काफ़ी है। तुम्हें कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा पसंद है? आर्यन ने सिर घुमाया और एक नौकर ने उसे छिला हुआ अंगूर खिलाया। वह मजे से खाता हुआ हंसा, क्या कहती हो? मुझे भी कुत्ते पसंद हैं। हम मिलकर उनकी देखभाल कर सकते हैं। रिया ने अपनी नाजुक उंगली होठों पर रखी। चाओ चाओ, शायद वे बहुत फूले फूले और शांत लगते हैं। मुझे वे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। तो फिर चाओ चाओ पालते हैं। हर रंग के कुछ कुछ। मुझे हस्की पसंद हैं, वे सबसे बेवकूफ़ होते हैं, मेरे स्टेटस के साथ बिल्कुल फिट बैठते हैं। रिया निरुत्तर रह गई। उसने गुस्से में कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर कुत्ते पालने ही हैं तो मुझे एक चाओ चाओ दे देना। कम से कम उसे देखकर मुझे तुमसे बेहतर महसूस होगा। कोई समस्या नहीं। आर्यन ने उंगलियां चटकाईं।
ड्राइवर, 2 लोगों को भेजो कुत्ते लाने के लिए। हाँ, 100 चाओ चाओ, 100 हस्की और 100 सामूयिक भी। ओह, क्या तिब्बती मास्टिफ भी मिलते हैं? उनके भी 100 ले आओ। ड्राइवर तुरंत आदेश मानने चला गया। रिया ये सुनकर कांप उठी। आर्यन, खर्च करने की भी कोई सीमा होती है। तुम्हें इतने सारे कुत्तों की क्या जरूरत है? मैं अपने साथियों को कुत्ते घुमाने ले जा सकता हूँ, कितना शानदार होगा। आर्यन ने सहजता से कहा। आज हस्की घुमाऊंगा, कल तिब्बती मास्टिफ, परसों चाओ चाओ। रिया पूरी तरह हार मान गई। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। करीब आधी रात हो रही थी, लेकिन क्लब में अब भी दिखावटी लड़कियां अमीर लेकिन मूर्ख युवाओं के आसपास मंडरा रही थीं। कुछ बाहर से मासूम दिखती थीं लेकिन अंदर से उन्मुक्त थीं, कुछ बेपरवाह थीं, कुछ बर्फ जैसी ठंडी। हर तरह की महिलाएं थीं। आदमी और क्या चाहता। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, नाइट क्लब का निचला हॉल पूरी तरह भर गया। क्षमता से लगभग 2 गुना। जहां ग्राहक होते हैं वहां व्यापार भी होता है। हर कोई सुपर फिजूल खर्च आर्यन की चर्चा कर रहा था। यही सबसे लोकप्रिय विषय बन गया था। जब हॉल भर गया तो लोग ऊपर रेस्टोरेंट और होटल की ओर जाने लगे। हालांकि आर्यन ने नाइट क्लब का खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन उसमें रेस्टोरेंट और होटल शामिल नहीं थे। आर्यन के दिमाग में खर्च की कुल राशि तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही देर में एक साथी ने उस रात का कुल हिसाब ला कर दिया। आर्यन ने एक नज़र डाली और चौंक पड़ा। अरे, मैंने लोगों को मुफ्त में बुलाया और तुम कह रहे हो कि मैंने आज रात 20,000 युआन से ज़्यादा कमा लिए? जी, बिल्कुल। खबर देने वाला पसीने से तर था। यह युवा मालिक सच में समझ से बाहर था। कोई और होता तो खुश होता, लेकिन इसे तो ये भी बुरा लग रहा था। आर्यन ने थोड़ी सहलाई। लगता है मैं सही तरीके से खर्च नहीं कर रहा हूँ। कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या करूँ? तभी ड्राइवर फ़ोन लेकर आया। आर्यन मास्टर, मालिक और मालकिन आपको घर लौटने के लिए कह रहे हैं। कल आपका स्कूल भी है। स्कूल? आर्यन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने सिर तो हिलाया, लेकिन अंदर से घबरा गया। स्कूल? बाकी चीज़ों के बारे में तो कहीं से भी जानकारी मिल सकती है, लेकिन मैं किससे पूछूं कि मैं किस कक्षा में पढ़ता हूँ? ये तो बड़ी समस्या हो गई। बाकी बातों के लिए बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन अगर एक ही रात में उसे अपनी कक्षा तक याद न रहे तो कोई भी शक कर लेगा। नहीं, उसे कोई उपाय सोचना ही होगा। स्कूल जाना कोई छोटी बात नहीं थी। बाकी सब छोड़ भी दे तो उसे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि वह किस कक्षा और सेक्शन में है, क्लास मॉनिटर कौन है, स्कूल में उसके दोस्त कौन हैं और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। इन्हीं बातों में सबसे आसानी से उसकी पोल खुल सकती थी। अब वह क्या करे? जब आर्यन घबराहट में डूबा हुआ था, घड़ी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। उसे पहले ड्राइवर के साथ घर लौटना ही था। जाने से पहले आर्यन ने निशा को नहीं बुलाया। तुम फिलहाल यहीं रह सकती हो। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन करना। अब से इस जगह की जिम्मेदारी तुम्हारे पास होगी। निशा थोड़ा उदास हो गई कि आर्यन उसे अपने साथ ले जाने का इरादा नहीं रखता था। आखिर मल्होत्रा परिवार का विला पहाड़ों में किसी दंतकथा के महल जैसा था। भले ही उसे वहां रहने का मौका न मिले, एक झलक देखना भी उसके लिए काफ़ी होता। उसने तुरंत दया पाने की कोशिश की। यंग मास्टर, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मुझे यहाँ अकेले डर लगेगा। ओह, भले ही मुझे रात में फिर वापस आना पड़े। क्या ये लड़की खुद ही मेरे पास आना चाहती है? आर्यन ने उसे देखा। भले ही वह रिया जितनी सुंदर न हो, लेकिन फिर भी एक खूबसूरत लड़की थी। समय के साथ उसमें रानी जैसी आभा आ सकती थी। चलो, इसे साथ ही ले चलते हैं। आर्यन ने ड्राइवर से पूछा। ओह, मेरी गाड़ी यहाँ है। ड्राइवर ने आदर से जवाब दिया। जी, यंग मास्टर बाहर खड़ी है। तो चलो। आर्यन अकड़ते हुए बाहर निकला, अपने साथियों को भी नहीं भूला। साथियों, रास्ता दिखाओ। क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, घर चलते हैं। जी। 3 साथी तुरंत आगे बढ़े और भीड़ को धक्का देकर रास्ता बनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आर्यन के साथ रहने से ही शक्ति मिल गई हो। 9 साथी, आर्यन, रिया और ड्राइवर, कुल 12 लोग शान से ये लाई शान नाइट क्लब से बाहर निकले। बाहर 3 काली लग्जरी कारें खड़ी थीं। हर कार के सामने सुनहरा चमकता हुआ फरिश्ता बना था और पीछे पंखों वाला प्रार्थना करते हुए फरिश्ता। आर्यन ने अपने 3 साथियों को चिल्लाते सुना, हे भगवान, ये प्रेयर एंजल है। प्रेयर एंजल, एक की कीमत 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। प्रेयर एंजल, 1 मिलियन से ज़्यादा। क्या ये पृथ्वी के रोल्स रॉयस जैसा है? बुरा नहीं, बुरा नहीं। मेरे जैसे स्टेटस के लिए ऐसी ही कार होनी चाहिए। साधारण कार का कोई मतलब नहीं। आर्यन संतोष से मुस्कुराया। साथियों, क्या इंतजार कर रहे हो? गाड़ी में बैठो और निकलते हैं। 3 काली प्रेयर एंजल गाड़ियां आगे आगे चल रही थीं और आर्यन की लंबी लिमोजीन उनके पीछे। ये शानदार लेकिन सादगी से भरी शान राह चलते लोगों का ध्यान खींच रही थी। जो लोग सोच रहे थे कि ये साथी कैसे चुने गए, वे पछतावे में पैर पटक रहे थे, जैसे काश उन्हें फिर से जन्म लेने का मौका मिले। एक ही रात में आर्यन के 9 साथियों की कहानी हर जगह फैल गई।
सबको पता चल गया कि इस सुपर फिजूल खर्च ने कुछ लोगों को अपने साथ रखा है जो पे एंजल गाड़ियों में घूमते हैं और महंगे मालूनी सूट पहनते हैं। वे जहां भी जाते सिर ऊंचा करके चलते और बहुत प्रभावशाली लगते। लोग कहते थे कि आर्यन का साथी बनने के लिए पिछले जन्म में बहुत पुण्य करना पड़ता है। ये किस्मत की बात है, हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। बेशक इन बातों से आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कान से कान तक मुस्कुरा रहा था और सिस्टम के नंबर देख रहा था। होस्ट का वर्तमान खर्च मूल्य 327,845 युआन। क्या आप एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिडीम करना चाहते हैं? बिल्कुल, आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया। सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिडीम करो और उन्हें मेरी हेल्थ में जोड़ दो। तुरंत ही उसे पूरे शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई। उसकी सेहत थोड़ी और बेहतर हो गई। यह एहसास बहुत अच्छा था। अब उसकी हेल्थ 45 हो गई थी। वह पहले से काफ़ी मजबूत महसूस कर रहा था, इतना कमज़ोर नहीं कि हल्की हवा भी उसे गिरा दे। ये सामान्य महसूस हो रहा था। सच में जश्न मनाने लायक बात थी। कुछ ही देर में गाड़ियां मल्होत्रा विला के मुख्य द्वार पर पहुंच गईं। उसके पास बैठी रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, आर्यन, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि आज रात मुझे अपने घर में रुकने दोगे? इसमें पूछने वाली क्या बात है? आर्यन को अजीब लगा। तुम मेरी मंगेतर हो, मेरे घर रुकना तो सामान्य बात है। हम कल साथ में स्कूल भी जा सकते हैं। तुम्हारे घर रुकना और कल साथ में स्कूल जाना। रिया ऐसे उछली जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। मैं अपने सहपाठियों का सामना कैसे करूंगी? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। आर्यन के घर में रुकना, उस फिजूल खर्च के साथ स्कूल जाना, वह आगे कैसे लोगों का सामना करती? सिर्फ उसके साथ घर आने से ही उसे जीवन भर पछतावा होता, और अगर रुक गई तो शायद जीवन भर बुरे सपने आते। इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही हो, आर्यन ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कैसे रिया से उसकी कक्षा का पता निकाला जाए। इतने समय में उसने कभी यह नहीं बताया कि वे किस क्लास में हैं। इसका मतलब शायद वे एक ही स्कूल में हैं, लेकिन एक ही क्लास में नहीं। तभी आर्यन के दिमाग में एक विचार आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह रिया, जब हम सगाई कर ही चुके हैं तो मैं तुम्हारी क्लास में आ जाऊं, या तुम मेरी क्लास में आ जाओ। रिया चौंक गई और तुरंत मना कर दिया, दफा हो जाओ, मैं कभी तुम्हारी क्लास में कदम नहीं रखूंगी। तुम्हारी क्लास को डेथ क्लास कहा जाता है। मैं अच्छी तरह पढ़ना चाहती हूँ और यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। क्या तुम सोचते हो कि सब तुम्हारी तरह हैं? तुम्हें तो बस फिजूल खर्ची की पड़ी रहती है। ठीक है, नहीं करता। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आर्यन ने बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डेथ क्लास, अच्छा सुराग मिल गया। बस किसी साथी से कल स्कूल में पूछवा लूंगा कि डेथ क्लास कौन सी है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब उसका मकसद पूरा हो गया तो आर्यन के पास रिया को परेशान करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, अगर तुम सच में यहाँ नहीं रुकना चाहती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ऐसा करते हैं, मेरे घर चलकर मेरे माता पिता से मिल लो। उसके बाद मैं किसी साथी से तुम्हें घर छोड़ने के लिए कह दूंगा। कैसा रहेगा? ये ठीक है। हम्फ। मल्होत्रा विला के गेट से अंदर घुसते ही चारों गाड़ियां ढलान चढ़ते हुए मुख्य द्वार के सामने जाकर रुक गईं। वहां नौकरों ने तियानजिन के स्थानीय लहजे में उनका स्वागत किया, जबकि आर्यन गर्व से मुस्कुरा रहा था। यंग मास्टर, आप आ गए। आज रात मजा आया। मालिक और मालकिन लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया जल्दी आइए। उन्होंने नए साथियों की ओर भी देखा। बाकी सब भी साथ आइए। मालिक और मालकिन ने आप सबको भी बुलाया है। नौनों साथी विला को देखकर स्तब्ध रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वे सोच रहे थे कि इंसान होते हुए भी किसी की जिंदगी इतनी अलग कैसे हो सकती है। तेज दिमाग वाली निशा सबसे पहले संभली। उसने बड़े नौकर को झुककर नमस्कार किया। मैं यंग मास्टर की सेविका निशा हूँ। आपको प्रणाम। बाकी साथियों ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया और झुककर अभिवादन किया। भले ही वे ज़्यादा समझदार न हो, लेकिन ऐसे समय में नेता का अनुसरण करना जानते थे। वे डरे हुए थे कि कहीं उन्हें बाहर न निकाल दिया जाए। ऐसे व्यक्ति के साथी बनना जो आसानी से 5,000 युआन टिप दे देता हो और जिसकी जगह पाने के लिए इतने लोग तरसते हों, उन्हें बहुत सावधान रहना था। बूढ़े नौकर ने संतोष से सिर हिलाया और मुस्कुराया। मिस निशा, आप बहुत विनम्र हैं। मेरे साथ आइए। आप सबको एक हफ्ते का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आखिर यंग मास्टर के सेवक बनना आसान नहीं है। जब बातचीत लगभग खत्म हो गई तब आर्यन अकड़ते हुए आगे बढ़ा और सबसे पहले विला में दाखिल हुआ। रिया उसके पीछे पीछे आए। आखिर यह आर्यन का घर था और उसे शिष्टाचार निभाना था, हालांकि उसे उसके साथ दिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। नौनों साथी दो पंक्तियों में बढ़ गए और निशा उनके आगे थी। वे आर्यन के पीछे पीछे विला में दाखिल हुए। लिविंग रूम में पहुंचते ही आर्यन की मां मुस्कुराते हुए आगे आई और उसके कंधे से काल्पनिक धूल झाड़ते हुए बोली, आर्यन, तुम इतनी देर से आए। आज मजा आया। हम अच्छा लगा। आर्यन ने पृथ्वी पर 22 साल बिताए थे, लेकिन उसने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था।
उसकी आंखें नम हो गईं और वह भावुक हो उठा। उसे माँ कहने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं आ सके। ऐसा नहीं था कि वह कहना नहीं चाहता था, बल्कि माँ और पिता जैसे शब्द उसके लिए अपरिचित थे। उस मानसिक दीवार को पार करना आसान नहीं था। हालांकि वह बोल नहीं पाया, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आज बहुत मज़ा आया, लेकिन मैंने काफ़ी खर्च भी किया। कुछ संपत्ति भी खरीदी है। उसकी माँ ने स्नेह से कहा, पगले, जितना चाहो खर्च करो। तुम्हारे पिता और मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब तुम थक गए होगे। उन्होंने एक नौकर से कहा, लियू, आर्यन को नहाने के लिए ले जाओ, फिर उसे सुला देना। धीरे चलना, गिरने मत देना। आर्यन का शरीर कमजोर है। मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। आर्यन ने गले में भारीपन महसूस किया। वह जल्दी से लियू के साथ चला गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह रुका तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। माँ का प्यार भले ही साधारण लगे, लेकिन उसे महसूस करने वाला ही उसकी गहराई समझ सकता है। आर्यन के जाने के बाद उसकी माँ ने रिया को सोफे पर बैठाया। रिया, बहुत देर हो गई है। क्यों न तुम आज यहीं रुक जाओ? हमारे पास बहुत कमरे हैं। मैं अभी तुम्हारे पिता को फ़ोन कर देती हूँ। आर्यन के बिना रिया ने अपनी समझदारी दिखाई और विनम्रता से मना कर दिया। कोई बात नहीं आंटी, मुझे कल स्कूल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी करनी है। अगर मैं चूक गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, तो मैं ड्राइवर से तुम्हें घर भिजवा देती हूँ। आर्यन की माँ ने उसका हाथ पकड़ा। वह उसे ध्यान से देखने लगी। ये लड़की अभी से इतनी सुंदर है, कुछ सालों में जब इसका रूप और निखरेगा तब पता नहीं कितनी आकर्षक हो जाएगी। उन्होंने इधर उधर देखा कि उसे क्या उपहार दें, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी आर्यन के पिता ने खांस कर कहा, देखना बंद करो। तुम्हारे गहने इसके लिए बहुत भारी हैं। मैंने पहले ही इसके लिए एक उपहार तैयार कर रखा है। उन्होंने अपनी जेब से एक जैड की अंगूठी निकाली। उसका हरा रंग इतना पारदर्शी था कि उसमें से रोशनी झलक रही थी। ये साधारण गहना नहीं था। आर्यन के पिता ने वह अंगूठी रिया की पतली उंगली में पहनाते हुए मुस्कुराकर कहा, यह अंगूठी मेरे पिता ने तुम्हारी सगाई के समय तैयार करवाई थी। इसका नाम एज योर रिंग है। इसे हल्के में मत लेना। इसे पहनने से मन शांत रहता है और शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। रिया पहले ही मन बना चुकी थी कि वह भविष्य में इस शादी को ठुकरा देगी। इतने कीमती उपहार को पाकर वह असमंजस में पड़ गई। लेना भी अजीब लग रहा था और मना करना भी मुश्किल था। अगर वह ले लेती तो आगे इस विषय को उठाना कठिन हो जाता। घर की परिस्थितियों को सोचकर उसने होंठ काटे और अंगूठी स्वीकार कर ली। मैं यह उपहार स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद अंकल। मन ही मन उसने तय कर लिया कि वह इसे पहनने के बजाय सुरक्षित रखेगी। उपहार लेने और अभिवादन करने के बाद रिया जाने के लिए तैयार हुई। आर्यन की मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। रिया के जाने के बाद दोनों साथी विशाल लिविंग रूम में खड़े रह गए। अचानक आर्यन की मां का चेहरा बदल गया। उनकी मुस्कान गायब हो गई और वह एक कठोर रानी जैसी लगने लगी। ठंडे स्वर में बोली, चूंकि आर्यन ने तुम्हें चुना है तो यह मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। अगर तुम में से किसी ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कुछ शब्दों ने ही कमरे का माहौल ठंडा कर दिया। दोनों साथी डर से कांप उठे। नेता के रूप में निशा ने जवाब दिया, जी मालकिन, कृपया हमें मार्गदर्शन दें। आर्यन की मां उठकर इधर उधर टहलने लगी, हाथ पीछे बांधे हुए। वह उन्हें ध्यान से देख रही थी और ठंडे स्वर में बोली, पहली बात, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे पद के योग्य होना चाहिए। हमारा आर्यन तुम्हारा भगवान होगा। अगर वह तुम्हें पश्चिम जाने को कहे तो तुम पूर्व की ओर जाने की हिम्मत मत करना। इसका मतलब यह है कि अगर सामने आग का गड्ढा हो और वह तुम्हें उसमें कूदने को कहे तो तुम बिना हिचक कूद जाओगे। समझे? निशा और बाकी सब डर से कांपते हुए बोले, जी। आर्यन की मां ने आगे कहा, दूसरी बात, हमारे आर्यन का शरीर कमजोर है। अगर वह बाहर कहीं गिर जाए तो तुम उसकी ढाल बनोगे। अगर उसे जरा सी खरोंच भी आई या एक बाल भी गिरा तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। सबके मन में चिंता भर गई। कौन जानता था कि आर्यन कब गिर जाए। वे बस इतना कह सके, जी। उन्होंने फिर कहा, तीसरी बात, तुम सब हमारे घर की स्थिति देख चुके हो। अगर कोई भी आर्यन के खिलाफ कुछ करता है तो तुम अपनी जान देकर उसकी रक्षा करोगे। बदले में अगर तुम में से कोई उसके लिए घायल होता है या मर भी जाता है तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगी। कोई सवाल? इसका मतलब साफ था, उन्हें उसके अंगरक्षक बनना होगा और जरूरत पड़ने पर उसके लिए जान भी देनी होगी। शर्तें कठोर थीं, लेकिन मल्होत्रा परिवार की अपार संपत्ति को देखते हुए उन्हें भरोसा था कि बदले में मिलने वाला इनाम छोटा नहीं होगा। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। जी। अब जाकर आर्यन की मां संतुष्ट हुईं। सख्ती के बाद इनाम देना भी जरूरी था। उनका चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। मेरी अपेक्षाएं भले ही ऊंची हों, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगी। तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच के बाद अगर सब ठीक रहा तो तुम्हें 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उसके बाद तुम्हारी मासिक तनख्वाह 10,000 युआन होगी। अगर आर्यन तुम्हें खुश होकर टिप देता है तो वह तुम्हारी होगी। तुम पे एंजल गाड़ियों का उपयोग कर सकते हो। फिलहाल तुम लोग सर्वेंट बिल्डिंग में रहोगे। बस इतना ही। अब नौकर तुम्हें शिष्टाचार सिखाएंगे। अपनी बात खत्म करके उन्होंने निशा की ओर इशारा किया। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आर्यन की मां के सामने खड़ी सिया पर भारी दबाव था। उनके भीतर से निकलती रानी जैसी आभा के सामने वह घबरा गई। जैसे ही उसे बुलाया गया उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई और ठंडा पसीना निकल आया। वह सावधानी से आगे बढ़ी, आदरपूर्वक झुककर बोली, मालकिन आप क्या जानना चाहती हैं? तुम्हारा नाम सिया है। आर्यन की मां ने उसे सिर से पांव तक देखा, सिर हिलाया और बोली, हाँ तुम काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी उपयुक्त भी हो, हालांकि थोड़ी बड़ी हो। ये थोड़ा अफसोस की बात है। ये सुनकर सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है, इसलिए उसने सिर झुका लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। तुम इस साल 22 साल की हो। तुम्हारी राशि खरगोश है। तुम्हारा पहचान पत्र नंबर 1 शंख 10 पद्म 10 नील 21 खरब 99 अरब 31 करोड़ 70,040 है। तुम्हारी राशि तुला है। फिलहाल तुम तियानजिंग यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रही हो। दूसरे साल, तीसरी कक्षा में हो। तुम्हारे अंक बहुत अच्छे हैं और तुम्हें छात्रवृत्ति भी मिली है। तुम्हारी सुंदरता के साथ मिलाकर देखा जाए तो तुम अपने कोर्स की प्रसिद्ध सुंदरियों में गिनी जाती हो। आर्यन की मां शांत स्वर में ऐसे तथ्य बता रही थी जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। तुम्हारा स्वभाव शांत है, छोटी बातों को नज़रअंदाज करती हो, लेकिन बड़ी बातों में बहुत समझदार हो। तुम कम प्रोफाइल में रहना पसंद करती हो और ध्यान का केंद्र बनना नहीं चाहती। तुम सहनशील हो, लेकिन थोड़ी आलसी भी हो। तुम्हारे माता पिता जीवित हैं। तुम्हारे पिता शिक्षक हैं और तुम्हारी माँ एक कपड़ों की दुकान चलाती हैं, जो ठीक ठाक चल रही है। आर्थिक रूप से तुम्हारा परिवार अच्छा है। इसके अलावा तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, जिसकी उम्र 19 साल है। वह तियानजिंग शिफान यूनिवर्सिटी से संबद्ध हाई स्कूल में पढ़ता है, तीसरे वर्ष 14वीं कक्षा में। उसके अंक भी अच्छे हैं। ये सुनकर सिया मन ही मन चौंक गई। वह यहाँ 2 घंटे भी नहीं रही थी और आर्यन के परिवार ने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। अंत में वह बस इतना कह सकी, जी मालकिन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि मेरी नज़र में तुम्हारा बैकग्राउंड साफ है। इसके अलावा मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। आर्यन की माँ उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। हमारा परिवार खास स्थिति में है। मेरा बेटा आर्यन शारीरिक रूप से कमज़ोर है। एक माँ होने के नाते उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तुम अच्छी लड़की हो। आगे जब तुम आर्यन के साथ रहो तो अपना काम ईमानदारी से करना। मैं वादा करती हूँ कि हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। सिया जानती थी कि आर्यन के परिवार के सामने उसका पारिवारिक स्तर कुछ भी नहीं था। उन्हें उससे कोई खतरा नहीं हो सकता था। अब यह बातें सुनकर वह भावुक भी हुई और थोड़ा ईर्ष्यालु भी। उसने तुरंत कहा, मैं ये हमेशा जानती थी। मालकिन, आप निश्चिंत रहें। अच्छा है कि तुम समझती हो। आर्यन की माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अचानक उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा, वैसे आज आर्यन ने जो संपत्तियां होंगानबाव से खरीदी उनमें तुमने काफ़ी मदद की। तुम्हारा मूल्यांकन काफ़ी सटीक था। ये हमारे विशेषज्ञों के आंकड़ों के करीब था। लगता है तुम्हें इस क्षेत्र में प्रतिभा है। जी थोड़ी बहुत, सिया ने सिर हिलाते हुए कहा। बचपन से ही मुझे चीज़ों की कीमत समझने में रुचि रही है। सामान्य वस्तुओं का मूल्य मैं अक्सर सही के करीब बता सकती हूँ। ये सुनकर आर्यन के पिता, जो अब तक चुप बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, ओह सच में? सिया ने तुरंत जवाब दिया, जी मालिक, ये सच है। उन्होंने पास रखा एक जैद का चाय का कप उठाया और बोले, तो इसे देखो। तुम्हारे हिसाब से इसकी कीमत कितनी होगी? एक संकेत देता हूँ, ये हानमिंग जैद से बना है। सिया आगे बढ़ी, ध्यान से देखा, फिर आंखें बंद करके कुछ गणना की। थोड़ी ही देर में उसने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, एक कप की कीमत लगभग 5,200 युआन होगी। आर्यन के पिता जोर से हंसे। दिलचस्प, इस लड़की में सच में प्रतिभा है। फिर उन्होंने पूरा जैद का चाय सेट उठाया और कहा, यह पूरा सेट है, तो एक चायदानी और 4 कप। इन सब की अलग अलग कीमत और कुल मूल्य बताओ। ठीक है। सिया ने फिर से आंखें बंद की, तेजी से गणना की और बोली, ट्रे की कीमत 16,000 है। चायदानी थोड़ी महंगी है, 32,000। चारों कप 5,200 के हिसाब से। क्योंकि पूरा सेट हानमिंग जैद से बना है, इसलिए कुल कीमत में 50% की बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर 123,200 युआन। ताली की आवाज़ गूंजी। आर्यन के माता पिता दोनों ने ताली बजाई। उसके पिता बोले, हमारा आर्यन भले ही फिजूल खर्च हो, लेकिन उसकी नज़र कमाल की है। यूं ही घूमते घूमते ऐसी प्रतिभा ले आया। हाँ हाँ। उसकी माँ भी मुस्कुराई। ये शरारती लड़का सच में किस्मत वाला है। सिया, तुम्हारा अनुमान असली कीमत के बहुत करीब है।
इस चाय सेट की मूल कीमत 150,000 युआन थी, लेकिन हम परिचित थे इसलिए हमें यह 105,000 में मिल गया। कुल मिलाकर तुम्हारा आकलन काफ़ी अच्छा है। हालांकि सिया को अपने अनुमान पर भरोसा था, फिर भी ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। आत्मविश्वास एक बात है, लेकिन सही परिणाम मिलना दूसरी बात। अब जब उसे पता चल गया कि उसका अनुमान सही के करीब था, तब जाकर उसका मन शांत हुआ। आर्यन की मां ने अपने पति की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं इस सिया के बारे में? अगर इसे आर्यन के साथ रहने दिया तो इसकी प्रतिभा बेकार जाएगी। इसकी क्षमता के अनुसार इसे कोई और काम मिलना चाहिए। लेकिन आर्यन के पिता मुस्कुराए। चूंकि इसे आर्यन ही लाया है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। इसे अभी आर्यन के साथ रहने दो। कम से कम यह आर्यन को कम फिजूल खर्ची करने में मदद करेगी। अंत में बात वही है। आर्यन की मां ने तुरंत निर्णय ले लिया। ठीक है, ऐसा ही होगा। सिया, तुम अब जाकर आराम करो। कल सुबह जल्दी उठना और आर्यन को स्कूल भेजना। सामान्य दिनों में जब आर्यन स्कूल में होगा, तुम्हें भी अपने कॉलेज जाने की अनुमति है। तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम होगा। रहने के लिए तुम्हें यहीं आना होगा। अब जा सकती हो। जी मालकिन। सिया ने झुककर प्रणाम किया और बटलर के साथ बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन की मां हंस पड़ी। क्या हमारी किस्मत अब बदल रही है? लगता है आर्यन की किस्मत काफी सुधर गई है। आर्यन के पिता ने सिगरेट जलाई और कहा, यह लड़का थोड़ी देर के लिए बाहर गया और 3 मिलियन युआन की जमीन खरीद लाया। संयोग से वह जगह भी बुरी नहीं है। ऊपर से साथियों को रखने के बहाने ऐसी प्रतिभा भी मिल गई। क्या इसे किस्मत का कमाल कहें? आप भी ना, कैसी बातें करते हैं। इसे किस्मत नहीं, हमारे आर्यन का भाग्य कहिए। ये कहते हुए आर्यन की मां फिर आह भरने लगी। लेकिन हमारे आर्यन की सेहत अब भी मुझे बहुत चिंता देती है। चिंता मत करो, हम इस क्षेत्र में लगातार शोध को समर्थन दे रहे हैं। एक न एक दिन समाधान जरूर मिलेगा। अगर अभी नहीं मिला तो 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद उम्मीद तो रहेगी ही। आर्यन के पिता खड़े हुए, हाथ फैलाकर खिंचाव लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोले, चलो अब सोते हैं। काफी देर हो गई है। आर्यन की मां के चेहरे पर हल्की लाली आई और वह सीढ़ियों की ओर बढ़ गईं। आर्यन नहाकर अपने कमरे में वापस आया। वह आमतौर पर इस समय सो जाता था, लेकिन आज नहीं। आज उसे कुछ ज्यादा जरूरी काम निपटाने थे। उसने कंप्यूटर चालू किया और इंटरनेट पर खोज शुरू कर दी। कंप्यूटर सच में एक कमाल की चीज था। उसे यह नहीं पता था कि इस दुनिया का सर्च इंजन गूगल है या डूनियांग, लेकिन उसके लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसने ब्राउज़र खोला और जल्दी ही उसे वह मिल गया जो वह ढूंढ रहा था। सबसे बड़ा सर्च इंजन सैंगल था। आर्यन ने कुछ खोजें की और चौंक गया। सैंगल उसके ही परिवार का था। यही कारण था कि उसका परिवार इतना अमीर था। सबसे बड़े सर्च इंजन पर उनका एकाधिकार था, इसलिए उनकी दौलत पर हैरान होने की कोई बात नहीं थी। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वह इस दुनिया के बारे में जानकारी जुटाए। उसे बस इतना पता था कि यह जगह पृथ्वी जैसी है, लेकिन उसे यह समझना था कि क्या समान है और क्या अलग। 1 घंटे बाद आर्यन ने लंबी सांस ली। अब उसे स्थिति का कुछ अंदाजा हो गया था। ऐसा लगता था कि यह दुनिया काफ़ी हद तक पृथ्वी की तरह ही विकसित हुई है। देश वही थे, समय की अवधारणा भी वही थी। हालांकि इतिहास कुछ हद तक समान था, लेकिन फिर भी उसमें अंतर था। चीन में राजवंशों का क्रम तांग, सोंग, मिंग और चिंग था। लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं था। मिंग के बाद चिंग नहीं आया, उसकी जगह हुआ राजवंश आया। हुआ राजवंश लगभग 250 साल चला और फिर उसके बाद आधुनिक युग शुरू हुआ, जिसमें होंगवू हेवनली वर्टिकल एलायंस स्टेट यानी हेवनली स्टेट बना। तियानजिंग सिटी इसकी राजधानी थी, जो पृथ्वी के बीजिंग के बराबर थी। होंगवू नाम इसके संस्थापकों से आया था, होंग परिवार के होंगजुन और वो परिवार के वो शुआंगवन। होंग परिवार होंगजुन के वंशज थे। देश की स्थापना के दौरान लंबे युद्धों के कारण जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। परिवार नियोजन का कोई प्रभाव नहीं था। होंग और वो परिवार के लोग अपेक्षाकृत अधिक थे, जिससे वे 2 सबसे बड़े कुल बन गए। आर्यन खुद उसी परिवार से था। 150 साल के विकास के बाद स्थिति बदल चुकी थी। होंग परिवार अब 5 शाखाओं में बंटा था और आर्यन का परिवार उनमें सबसे शक्तिशाली था। उसके पिता ने सेंगल बनाया था, जिससे आर्यन को अपने ही परिवार के बारे में जानकारी मिली। उसके पिता का नाम राजेश मल्होत्रा था और वह परिवार में तीसरे नंबर पर थे। उसकी दादी का नाम लान रुओक्सी था, जो लान परिवार की लाडली बेटी थीं। कुल मिलाकर वह सच में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। इतनी हैसियत के साथ अगर वह पैसे न उड़ाए तो ये बेकार ही जाएगा। दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक हालात जटिल थे। यूरोपा हमेशा शांत और लो प्रोफाइल रहा। ईस्ट सेक्टर के टूरिस्ट स्टेट और हेवनली स्टेट के बीच छोटे मोटे संघर्ष चलते रहते थे। नॉर्थ स्टेट का अमेरिका दूसरे देशों पर नज़र गड़ाए रहता था। ये सब एक बड़ा बैकग्राउंड था, लेकिन आर्यन को इससे खास फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ सामान्य समझ बनाना चाहता था।
सैन्य दृष्टि से हेवनली स्टेट की रणनीति सबसे मजबूत थी। यूरोपा और अमेरिका तकनीक में आगे थे। कॉपीकैट जापान सबसे बेशर्म माना जाता था। आर्यन ने ज़्यादातर बड़ी और कुछ छोटी बातें समझ लीं। जो सबसे अलग था वह था मनोरंजन का क्षेत्र। फिल्में, गेम और संगीत बहुत पिछड़े हुए थे, जबकि खेल बहुत लोकप्रिय थे। हेवनली स्टेट हर तरह के खेलों में अच्छा था, यहाँ तक कि फुटबॉल में भी। इसी वजह से लोग आर्यन को पसंद नहीं करते थे। वह कमज़ोर शरीर के साथ पैदा हुआ था और उसने कभी मेहनत नहीं की, बस पैसे उड़ाता रहता था। कुल मिलाकर सब ठीक लग रहा है, आर्यन ने स्क्रीन देखते हुए बुदबुदाया। ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसी फैमिली में पैदा होकर अगर पैसे न उड़ाऊं तो क्या फ़ायदा। यही वजह है कि इतने बड़े नाइट क्लब में भी गाने इतने बेकार थे। पैसे उड़ाने का मतलब है ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना। मौका मिला तो फिल्म या म्यूज़िक इंडस्ट्री में हाथ आजमाऊंगा। इससे मज़ा भी आएगा और एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलेंगे। मुझे नींद आ रही है। उसने समय देखा, रात के 1 बज चुके थे। सोना चाहिए, कल स्कूल भी जाना है। देखना होगा स्कूल कैसा है। थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा ताकि कोई शक न करे। रात शांतिपूर्वक बीत गई। अगली सुबह सिया ने दरवाज़ा खटखटाया। वह एक सुंदर नौकरानी की पोशाक में थी और धीरे से बोली, यंग मास्टर, उठने का समय हो गया है। ओह, इतनी जल्दी? आर्यन ने आधी खुली आंखों से हीरे जड़ी घड़ी देखी। सुबह के सिर्फ 6 बजे थे। वह 1 बजे सोया था, इसलिए यह उसके लिए बहुत जल्दी था। उसने टेडी बियर को गले लगाया और करवट बदल ली। थोड़ी देर और सोने दो, बहुत नींद आ रही है। बाहर खड़ी सिया समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। उसने फिर से धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। यंग मास्टर, आप लेट हो जाएंगे। तो क्या हुआ? आर्यन ने कान ढक लिए। जब मन करे तब उठना ही असली ऐश है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सिया ने आखिरी कोशिश की। यंग मास्टर, अगर आप समय पर नहीं उठे तो आज आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ अगर नहीं मिली? आर्यन बड़बड़ाया, फिर अचानक रुक गया। पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। बिना पैसे के वह खर्च नहीं कर पाएगा। बिना खर्च किए एट्रीब्यूट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और बिना पॉइंट्स के उसकी सेहत नहीं सुधरेगी। ये तो गंभीर समस्या थी। आर्यन तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। आ रहा हूँ। थोड़ा और सोने भी नहीं देते। सिया कुछ कह नहीं पाए। शुक्र है। आर्यन जल्दी तैयार हो गया और बाहर निकल आया। चलते हुए लड़खड़ा गया और दीवार से टकरा गया। बहुत नींद आ रही है। सूरज भी नहीं निकला। मुझे वॉशरूम ले चलो। और हाँ, नाश्ते में सोया दूध चाहिए। पिछली रात की ट्रेनिंग के बाद सिया को घर के ज़रूरी कमरे याद हो गए थे, खासकर बाथरूम, किचन और आर्यन का कमरा। बाकी जगहों के बारे में उसने जानबूझकर पूछताछ नहीं की। आर्यन के पिता राजेश मल्होत्रा उसकी इस समझदारी से बहुत खुश थे। वॉशरूम जाते हुए सिया ने धीरे से कहा, यंग मास्टर, नाश्ता तैयार है। 3 व्यंजन और एक सूप है जो शहर के सबसे अच्छे शेफ ने बनाया है, लेकिन सोया दूध नहीं है। सोया दूध नहीं, आर्यन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ड्राइवर को भेजो, खरीद लाए। लेकिन हम शहर से काफ़ी दूर हैं। क्या वह गाड़ी नहीं चलाता? एक सही मायने में खर्च करने वाले के लिए यह बिल्कुल ठीक है कि 1 युआन के सोया दूध के लिए 20 से ज़्यादा युआन पेट्रोल में खर्च किए जाएं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सिया हैरान रह गई। ठीक है, अमीर लोगों की दुनिया सच में समझना मुश्किल था। विला के नौकर तो जैसे पागल ही हो गए जब उन्होंने सुना कि यंग मास्टर आर्यन को नाश्ते में सोया दूध चाहिए। यंग मास्टर को सोया दूध चाहिए। वह अभी तैयार हो रहे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, गर्म सोया दूध लेकर आओ। समझे? बूढ़े हाउसकीपर ने अपना चश्मा ठीक किया। वह 60 साल के थे, लेकिन उनकी कमर अब भी सीधी थी। जिसकी ड्राइविंग सबसे अच्छी है वह अभी निकल जाए। बाकी लोग, यंग मास्टर के स्कूल के लिए सब तैयार करो। यूनिफॉर्म, मोबाइल, स्कूल बैग और उनके जूते चमकाओ। अगर जूतों पर धूल का एक कण भी दिखा तो नौकरी से निकलने के लिए तैयार रहना। जल्दी करो। हाउसकीपर के आदेश मिलते ही कम से कम 10 नौकर काम में जुट गए। आज की यूनिफॉर्म सबसे बेहतरीन दर्जी ने हाथ से बनाई थी, जो स्कूल की यूनिफॉर्म की शानदार नकल थी। मोजे शेराटन ब्रांड के थे, बेहतरीन कॉटन से बने हुए। जूते मगरमच्छ की खाल के थे। साथ ही जॉर्डन के स्पोर्ट्स शूज़ भी तैयार रखे गए। सिर्फ एक जोड़ी काले जूतों की कीमत 14,500 युआन थी। आज का मोबाइल सफ़ेद सोने का पीएफोन था जिस पर हीरे जड़े हुए थे। ये लिमिटेड एडिशन था, पूरी दुनिया में सिर्फ 50 सेट। नौकर ने फ़ोन तैयार करते हुए आह भरी। अगर यंग मास्टर का मूड खराब हुआ तो इस 12,500 युआन के फ़ोन का क्या होगा, कोई नहीं जानता। बिना बड़ा चढ़ाकर कहें तो आर्यन सिर से पांव तक लग्जरी में लिपटा हुआ था। ऊपर से सब साधारण लगता था, लेकिन असल कीमत सिर्फ कोई जानकार ही समझ सकता था। एक आम इंसान की 1 महीने की कमाई सिर्फ उसके एक मोजे के बराबर थी। और जिस सोया दूध को वह इतनी जिद से पीना चाहता था वह सच में एक लग्जरी आइटम बन चुका था। सबसे अच्छे ड्राइवर ने 40 लाख युआन की सोअरिंग एंजल लिमोजीन निकाली और विला से निकल पड़ा।
शहर 7 किलोमीटर दूर था। उसने एक दुकान से 1 युआन का सोया दूध खरीदा। लौटते समय सड़क से उछला एक पत्थर गाड़ी से टकराया और बॉडी पर खरोंच आ गई, जिसे ठीक कराने में कम से कम 10,000 युआन लगेंगे। इस तरह 10,000 1 युआन का सोया दूध पीते हुए आर्यन खुशी से खिल उठा। साथ में उसने शेफ द्वारा बनाए गए अचार और स्वादिष्ट बन खाए। वह बेहद संतुष्ट था और लोगों को यकीन हो गया कि वह सच में उराव कहलाने लायक है। नाश्ता खत्म करने के बाद सिया की मदद से वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। वह गर्व से बाहर निकला, कार के पास पहुंचा और उंगलियां चटकाईं। चलो, वह अपने माता पिता को अलविदा कहना नहीं भूला। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आर्यन, स्कूल में ध्यान रखना, गिर मत जाना, उसकी माँ ने प्यार से उसकी यूनिफॉर्म ठीक की। और इस तरह इतिहास का पहला उड़ाव छात्र अपना स्कूल जीवन शुरू करने निकल पड़ा। रास्ते में वह स्कूल के बारे में सोचता रहा। उसने पहले ही एक नौकर को भेजकर अपनी क्लास की जानकारी निकलवा ली थी। 3 गाड़ियों में से अब सिर्फ 2 प्रेय एंजल आगे चल रही थीं। फिर भी ये काफिला इतना शानदार था कि राह चलते लोग देखते रह गए। देखो, उस अमीर परिवार का लड़का फिर पैसे उड़ा रहा है। हाँ, सच में, इतना खर्च, लगता है भगवान भी अंधे हैं। हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, फिर भी कितना फर्क है। हम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। करीब 10 मिनट बाद गाड़ियां तियानजिंग सिटी के प्राइवेट एरिस्टोक्रेटिक कॉलेज के गेट पर रुकीं। ये स्कूल अपने नए स्टाइल और उच्च स्तर के लिए मशहूर था। हालांकि असल में ये सब दिखावा था। सीधी बात, ये शहर का सबसे महंगा और सबसे सुरक्षित स्कूल था, और आर्यन जैसे अमीर लड़के के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं थी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। आर्यन बाहर निकला, ऊपर देखा, गेट पर सिर्फ तियानजिंग कॉलेज लिखा था। सोने का भी नहीं बना। बेकार इंप्रेशन, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आया और धीरे से बोला, यंग मास्टर, आपकी क्लास सेकंड ईयर, क्लास 14 है, जिसे डेथ क्लास कहते हैं। स्कूल की सबसे खराब क्लास। कुल 42 स्टूडेंट्स हैं, 18 लड़के और 24 लड़कियां। सभी अमीर घरों से हैं, इसलिए संभालना मुश्किल है। फिर उसने चिंता जताई, यंग मास्टर, मैं आपके साथ अंदर नहीं रह सकता, मुझे चिंता हो रही है। आर्यन ने मन ही मन हंसा। ये तो बच्चों का खेल है। वह सीना तानकर बोला, ठीक है, तुम यहीं इंतजार करो, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। फिर उसने सिया की तरफ देखा, और हाँ, आज कुत्ते खरीद लेना, शाम को देखना चाहता हूँ। जी, यंग मास्टर, सिया ने झुककर कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। काफ़ी समय बाद वह फिर से स्कूल जा रहा था। उसके मन में उत्साह था। प्यारे क्लासमेट्स, तैयार हो जाओ, दुनिया का नंबर 1 उड़ाव आ रहा है। जैसा कि कहा जाता है, भले ही दुनिया में सभी को समान माना जाता हो, लेकिन तियानजिंग कॉलेज में, जहां आर्यन पढ़ता था, हर क्लास के बीच का अंतर साफ दिखाई देता था। और ये तो कहना ही नहीं था कि आर्यन सबसे ऊंची क्लास में था, जिसे पिरामिड की चोटी कहा जाता था। जैसे ही आर्यन स्कूल परिसर में दाखिल हुआ, दूर दूर से लोग उसे नमस्ते करने लगे। गुड मॉर्निंग, यंग मास्टर आर्यन। यंग मास्टर आर्यन, आज तो आप जल्दी आ गए। यंग मास्टर आर्यन, आज दोपहर फ्री हैं, साथ में लंच करें। ऐसी स्थिति में आर्यन ने वही किया जो वह हमेशा करता था, हल्की मुस्कान और सिर हिलाकर जवाब, बिना ज्यादा बोले। तभी एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई। यंग मास्टर आर्यन, जल्दी आइए, मेरी क्लास में चलिए। विवेक आपको हर जगह ढूंढ रहा है। सावधान रहिए। विवेक, ये कौन है और उसे मुझसे क्या काम? लेकिन आर्यन का ध्यान लड़की पर था। वह उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था, बस ये सोच रहा था कि अगर कोई उसे क्लास तक ले जाए तो वह बिना गलती किए वहां पहुंच सकता है। इसलिए वह तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, अच्छे से ज्यादा बुरा ही सच होता है। कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि एक आवाज आए, अरे अरे आर्यन, ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे कोई खोया हुआ कुत्ता? कहाँ जा रहे हो? फिर उसने लड़की की ओर देखकर कहा, नेहा, तुमने इसे खबर दी? हट जाओ रास्ते से, 3 तक गिनूंगा। नहीं हटी तो अच्छा नहीं होगा। ये दुबला पतला, लगभग 1.8 मीटर लंबा लड़का ही विवेक था। उसकी बातों से आर्यन ने तुरंत कई बातें समझ ली। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। ये लड़का उसे पहले भी परेशान करता रहा था, और इतना बेधड़क बात करने का मतलब था कि उसका परिवार भी बराबरी का था। साथ ही आज वह पूरी तैयारी के साथ आया था। आर्यन ने तुरंत फैसला किया, कम से कम नेहा को अपने साथ रखना होगा, नहीं तो क्लास तक कौन ले जाएगा। वह उसके सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, विवेक, ये हमारे बीच की बात है, दूसरों को बीच में मत लाओ। अगर कुछ कहना है सीधे मुझसे कहो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। विवेक थोड़ा चौंका, आज तुम बदले बदले लग रहे हो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? असल में वह तियानजिंग कॉलेज में आर्यन को तंग करने के लिए जाना जाता था। दोनों परिवारों के बीच भी प्रतिस्पर्धा थी। आर्यन का परिवार सिंगल सर्च इंजन चलाता था, जबकि विवेक का परिवार टकी चैटिंग प्लेटफॉर्म संभालता था। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में घुसना चाहते थे, इसलिए टकराव स्वाभाविक था।
विवेक बोला, सुना है कल रात तुम बहुत मजे कर रहे थे, रिया के साथ क्लब में पैसे उड़ा रहे थे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उससे दूर रहना। मेरी बात अनसुनी करने की हिम्मत कैसे हुई? तो बात यह है जलन। आर्यन ने आराम से नाक साफ करते हुए कहा, पैसे उड़ाना मेरा शौक है, और किसी के साथ करना अकेले करने से ज़्यादा मज़ेदार है। अगर झगड़ा करना है तो कोई अच्छा कारण ढूंढो, जलन में लड़ना बहुत बचकाना है। इतना कहकर वह चुप हो गया। तभी नेहा ने उसका हाथ खींचा। आर्यन, चलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा। नुकसान? आर्यन हमेशा मानता था कि थोड़ा नुकसान होना अच्छा होता है, लेकिन विवेक जैसे इंसान के सामने वह कभी नहीं हारा था। इस बीच आसपास के छात्र इकट्ठा हो गए और बातें करने लगे। देखो, फिर से दोनों आमने सामने हैं। विवेक लंबा तगड़ा है, हमेशा आर्यन को तंग करता है। अरे आर्यन आज तो बहुत कूल लग रहा है, मारो उसे। विवेक इन बातों से और भड़क गया। असल में वह आज इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला था कि आर्यन कल रात रिया के साथ बाहर गया था। वह काफ़ी समय से रिया को पसंद करता था और उसे अपनी परफेक्ट गर्ल मानता था। अब जब वह आर्यन के साथ दिखी तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वह जानता था कि रिया और आर्यन के परिवार के बीच रिश्ता जटिल है और वह आर्यन को पसंद भी नहीं करती। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी और यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। भीड़ की नज़रों के बीच वह गुस्से से आर्यन के पास आया और बोला, आर्यन, तुम्हारा नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि तुम जन्म से कमज़ोर थे। क्या सच में सोचते हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? आर्यन ने आराम से नाक से निकली चीज़ उठाकर उसके सीने पर चिपका दी और बोला, नाम में क्या रखा है? जो कहना है जल्दी कहो, मेरा समय कीमती है। ये देखकर सभी छात्र हैरान रह गए, यहाँ तक कि विवेक भी स्तब्ध रह गया। तुम? गुस्से में उसने मुक्का उठाया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही आर्यन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। चाहे उसका व्यवहार कैसा भी रहा हो, कायन वैरान असल में सिर्फ बातों से डराकर आरव देवांश पर बढ़त बनाना चाहता था। आखिरकार आरव अपनी कमजोरी और बीमार स्वभाव के लिए जाना जाता था और उसके माता पिता उसे बेहद लाड़ प्यार करते थे। जो भी उसे छूने की हिम्मत करता वह 1 घंटे के अंदर ही गायब हो जाता। हालांकि कायन वैरान का परिवार भी लगभग आरव के बराबर था, लेकिन अगर वह उस पर हाथ उठाता तो दोनों परिवारों के बीच खुली जंग छिड़ जाती। देवांश राठौर और उनकी पत्नी बिना हिचक अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वैरान परिवार से भिड़ जाते। कायन वैरान परिवार का इकलौता बेटा नहीं था, वह ऐसे नतीजों का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए जैसे ही आरव देवांश जमीन पर गिरा, सब लोग सन रह गए। जल्दी देखो, यंग मास्टर आरव बेहोश हो गया। अब तो वैरान गया काम से। एक और छात्र बोला, हाँ, आरव तो पहले से ही कमजोर है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाप वैरान को नहीं छोड़ेंगे। तीसरे ने कहा, लेकिन मैंने तो वैरान को उसे छूते हुए नहीं देखा, फिर वह गिरा कैसे? चौथा बोला, आरव कमजोर है। जैसे ही वैरान ने मुक्का उठाया, वह डर गया होगा। पांचवा बोला, हाँ, यही होगा, अब वैरान की खैर नहीं। कायन वैरान घबरा गया। आरव, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सच में डर गए क्या? जल्दी कुछ बोलो। आरव देवांश जमीन पर लेटा हुआ कांप रहा था और अपने सीने को पकड़कर बोला, मेरा दिल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वैरान, क्या तुम्हारे घरवालों को पता है कि तुम इतने निर्दयी हो? ये सुनकर वैरान को थोड़ी राहत मिली। अगर वह सच में बेहोश हो जाता तो उसे घर से निकाल दिया जाता। आरव, मेरी गलती है, तुम ठीक हो ना? उसने विनती की। कांपते हुए आरव बोला, मेरा शरीर, मेरे पैर जवाब दे गए, तुम ही बताओ। वैरान की तो हालत रोने जैसी हो गई। देखो तो सही, कहीं दर्द हो रहा है क्या? जल्दी उठो। आरव की हालत देखकर वह और डर गया। आरव उठ नहीं पाया, वह जमीन पर पड़ा कर आता रहा। मेरी कोहनी, मेरी कमर, मेरा घुटना। वह जहाँ जहाँ हाथ लगाता वहीं दर्द का नाटक करता। हर कराह पर वैरान का चेहरा और उतर जाता। आसपास खड़े छात्र भी घबरा गए। मामला गंभीर लग रहा था। अगर उसके माता पिता को पता चल गया तो वे कभी भी स्कूल पहुंच सकते थे। काफी देर कराहने के बाद आरव ने कहा, अरे, कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। जब दर्द नहीं है तो कराह क्यों रहे थे? वैरान ने राहत की सांस ली। जल्दी उठो, अगर दर्द नहीं है तो खड़े होकर देखो चल सकते हो या नहीं। कोशिश करूं। आरव ने अपने कंधे के सहारे जमीन पर घूमते हुए कहा, मैं हिल सकता हूँ। वैरान लगभग टूट गया। मैंने तुम्हें उठकर चलने को कहा था, जमीन पर ऐसे रेंगने को नहीं। प्लीज उठ जाओ। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। पीछे खड़ी मियाँ सायरा से अब ये देखा नहीं गया। वह आगे आए और आरव के सामने खड़ी होकर बोली, इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि यंग मास्टर आरव कमजोर हैं? अगर जल्दी उठने से उन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारी लोगे? ये सुनकर आरव अंदर ही अंदर खुश हुआ। वह जमीन पर लेटा हुआ कराहता रहा और ऊपर देखा। सफ़ेद, ये लड़की अभी भी मेरी रक्षा कर रही है, बुरा नहीं। उसने मन ही मन सोचा और बोला, मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन मेरी कमर में दर्द हो रहा है और गर्मी भी लग रही है।
वैरान लगभग पागल हो गया। अभी जो तुम जमीन पर घूम रहे थे उसी में चोट लगी होगी। अच्छा, ऐसा है क्या? आरव कांपते हुए बोला, आज मैं बहुत बुरी तरह गिरा हूं। मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? चक्कर आ रहा है। तुम मुझे डरा रहे हो। क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? वैरान लगभग गिड़गिड़ाने लगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो कहोगे मैं करूंगा। सच में? कुछ भी? आरव जमीन पर तड़पता हुआ बोला। हाँ, जो कहोगे, वैरान ने जल्दी से कहा। जल्दी उठो बड़े भाई आरव, मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मान लूंगा। तो फिर? आरव ने सिर झुकाकर कहा, आज सुबह जल्दी में मैं अपना पॉकेट मनी लेना भूल गया। आज खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं देता हूँ। वैरान ने तुरंत अपनी जेब से कार्ड निकाला। इसमें इस हफ्ते के 5 लाख युआन हैं। पासवर्ड 1,23,456 है। ये ले लो। सच में दोगे? आरव ने इशारे से मियां सायरा को कार्ड लेने को कहा। अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन पैर सुनना है, और सुना है तुम्हारी कार भी अच्छी है। वैरान ने तुरंत अपनी कार की चाबी भी निकाल दी। कार भी ले लो, बस उठ जाओ भाई आरव प्लीज। अच्छा, धन्यवाद। आरव ने मियां सायरा से कहा, सहारा दो। ठीक है, संभल कर। मियां सायरा ने उसे सहारा देकर उठाया। वैरान भी तुरंत मदद करने लगा। जब आरव आखिर खड़ा हुआ तो बोला, अब ठीक लग रहा है। अच्छा है, बस तुम ठीक हो। ये कहते ही वैरान भाग खड़ा हुआ। उसे जाते देख आरव ने अपनी नाक साफ की और कपड़े झाड़ते हुए मुस्कुराया। मुझसे भिड़ेगा, चाहे पेंस चलाता हो, मैं उसे साइकिल पर छोड़ दूंगा। आर्यन जी झिरुओं के साथ क्लास की ओर चल पड़ा, जबकि उसने लियू मिंगचेन को डराकर भगा दिया था। चलते हुए उसने लियू मिंगचेन द्वारा दिया गया कार्ड झिरुओं के हाथ में रखा और हंसते हुए बोला, तुम रख लो। अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। झिरुओं का परिवार आखिरकार करोड़ों का था, वरना वह इतनी महंगी प्राइवेट स्कूल में कैसे होती। भले ही उसका परिवार अच्छा था, लेकिन आर्यन के परिवार के सामने उसका महत्व कम था। 5 लाख युआन उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। ये सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। यंग मास्टर आर्यन, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। बस ले लो, बात मत करो। ये रकम दूसरों के लिए बड़ी हो सकती थी, लेकिन आर्यन के लिए तो बस एक दिन की पॉकेट मनी थी। अभी भी उसे भविष्य में झिरुओं की मदद की जरूरत थी। ओह हाँ, क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? स्कूल के बाद लियू मिंगचेन की गाड़ी को मुख्य गेट तक ले जाओ। मैं अपने लोगों से अपना माल ठीक से संभलवा लूंगा। उसने लियू मिंगचेन की कार की चाबी झिरुओं को दे दी। ओह ठीक है। झिरुओं ने पैसे लेने से इनकार किया, लेकिन आर्यन की इच्छा के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी। उसने धीरे से पूछा, यंग मास्टर आर्यन, क्या आप सच में ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? आर्यन के स्वास्थ्य आंकड़े अब 45 पॉइंट तक पहुंच चुके थे। सामान्य लोगों जितना अच्छा नहीं हो सकता था, लेकिन गिरने से पहले उसने तैयारी कर ली थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। चलते हुए आर्यन झिरुओं की ओर कई बार नजर डालता रहा। ये युवती रिया जितनी सुंदर नहीं थी, नहीं लिंग शियाओई के बराबर थी, लेकिन उसके स्वभाव और कोमलता में वह उनसे बेहतर थी। ऐसे सहपाठी होना बुरा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण काम अब ये समझना था कि वह किस क्लास में है। ये काम झिरुओं की मदद से आसान था। जल्दी ही वे डेथ क्लास वर्ष 2 क्लास 14 के बाहर पहुंच गए। दूर से आर्यन क्लासरूम से होने वाला शोर सुन सकता था। ये तो सामान्य था, लेकिन उसकी ध्यान आकर्षित करने वाली चीज थी, रिया उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन ने झिरुओं के हाथ में अपना बैग दे दिया। तुम पहले जा लो, मेरे स्कूल बैग का ध्यान भी रखना। आर्यन को अभी नहीं पता था कि वह कहाँ बैठेगा, लेकिन वह चालाक था। बाद में जाने से उसका बैग पहले ही उसकी सीट पर होगा। ओह ठीक है, मैं पहले जाऊंगी। झिरुओं ने कड़े मेहनती क्रोकोडाइल स्किन का बैग उठाया। यंग मास्टर आर्यन, जब आप आएं तो सावधान रहें। फर्श पर चीजें बिखरी हैं, गिरने से बचें। ठीक है, समझ गया। आर्यन झिरुओं को भेजकर रिया की ओर बढ़ा। तुम मेरे लिए आए। रिया ने आर्यन को सिर से पैर तक नापा और फिर नर्म स्वर में बोली, आर्यन, मैंने सुना कि अभी तुम बेहोश हो गए थे। मैं चिंता कर रही थी, क्या तुम ठीक हो? उसने फिर से आर्यन को देखा। ये लड़की हमेशा उनके रिश्ते को लेकर सचेत रहती थी, इसलिए वह हैरान हुआ। मैंने सोचा तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद ही यहाँ क्यों आए? रिया ने चारों ओर देखा कि कोई पास नहीं है। शर्माते हुए बोली, कौन कौन पहल कर रहा है? मैं बस ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और तुम हमेशा कमजोर रहे हो। मुझे डर था कि तुम्हें चोट न लगे। आर्यन ने रिया को ऐसे व्यवहार करने के लिए कभी दोष नहीं दिया। आर्यन एक फैमिली प्रोडिगल था, जबकि रिया एक देवी जैसी लड़की थी, जो हर चीज में अच्छी थी। पढ़ाई में तो वह बेहद निपुण थी। अगर वह जल्दी शादी में ब्याज लेती तो इसका मतलब वह सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ होती, जो नैतिक रूप से गलत होता। इसीलिए आर्यन कभी रिया से नाराज नहीं हुआ। उसकी चिंता सुनकर आर्यन ने उससे कोमलता से बोला, धन्यवाद, मुझे अब ठीक लग रहा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वह फिर अपने सामान्य मूड में लौट आया।
ओह हाँ, मैंने लिंग शियाओई से कुत्तों का ध्यान रखने के लिए कहा है। आज रात चलकर उन्हें देखते हैं। वहाँ तिब्बती मास्टिफ, चौ चौ, हस्की और सामोयड हैं। 100 से अधिक होने चाहिए। अगर जगह कम पड़े तो और घर खरीद लेंगे। मैं और खर्च करने वाला हूँ। तुम सिर्फ खर्च करना जानते हो। रिया का चेहरा लाल हो गया। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तुमने ये जगहें सिर्फ कुत्ते पालने के लिए खरीदी। ये तो पागलपन है, आर्यन ने झगड़ते हुए कहा। अरे, ये बड़ी बात नहीं है। ये घर तो ट्यांजिंग सिटी में है, राजधानी में। इन्हें स्थिर संपत्ति मानते हुए खर्च नहीं कह सकते। तुम क्यों इतना हाय ताया कर रही हो? मैं तो और खर्च करना चाहता हूँ। रिया ने तौंका। जितना चाहो खर्च करो। मैं क्लास लौट रही हूँ। उसके गुलाबी और भरे होंठ तिकड़म में थे और वह मुड़कर चली गई। इतना डरावना था क्या? आर्यन ने अपनी नाक साफ की। छोड़ो, मैं पहले क्लास लौटता हूँ। आज सुबह जल्दी उठने की वजह से नींद चाहिए। इसी समय ट्यांजिंग सिटी की सरकारी बिल्डिंग की लेवल 12 पर मेयर का कार्यालय। मेयर जियांग, इतनी जल्दी आने के लिए खेद है। आर्यन के पिता राजेश मल्होत्रा माफी मांगते हुए सोफे में पीछे झुककर मुस्कुराए। मेयर जियांग लगभग 50 साल के थे, चौकोर चेहरा और घनी भौहें। उनकी बड़ी आंखें थीं और वे शिमाओ पृथ्वी के अभिनेता जैसे दिखते थे। पहली नज़र में ही अच्छा इंसान लगते थे। उन्होंने पूछा, रुको मल्होत्रा, इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्यों आए? राजेश मल्होत्रा ने चाय पीते हुए सचिव के जाने का इंतजार किया। जब केवल वे दोनों रहे, उन्होंने कहा, मेरे फैमिली प्रोडिगल आर्यन की वजह से। आर्यन? मेयर जियांग ने चिन्हित भौहों से पूछा। क्या उसे कुछ हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम परेशान नहीं लग रहे। आमतौर पर उसके खर्च की वजह से तुम ऐसा नहीं करते। आमतौर पर नहीं, लेकिन इस बार अलग है। राजेश मल्होत्रा ने गर्मजोशी से जवाब दिया। ये प्रोडिगल अभी यिलाई शियांग वेस्ट ऑफ 4 लूप्स के पास कुछ प्रॉपर्टी खरीद आया। उसने कहा कि वह कुत्ते पालना चाहता है। हैरान होकर मेयर जियांग लिखना बंद कर दिया। आर्यन ने कुत्ते पालने के लिए घर खरीदे। उसने क्या खरीदा? राजेश मल्होत्रा ने कंधा उचकाया। 3.3 मिलियन युआन की प्रॉपर्टी, उसके खर्च को घटाकर करीब 3 मिलियन का। बकवास, मेयर जियांग ने गाली दी, जो उनके सामान्य शांत स्वभाव से पूरी तरह अलग था।